नाना जी की कविता से आपने मुझे यहाँ बुलाया, काका नाना की, है ना। आप सभी जो मंच पर बैठे हैं, आदरणीय पालीवाल सर और हमारे प्रिंसिपल मैम, हमारे एचओडी मैम, मेरे छोटे भाई देवेंद्र जी, लोकेंद्र जी और यहाँ सारे प्यारे बच्चों, पालीवाल सर ने बहुत सारी बातें जो तथ्य की बातें थी उनमें से बहुत सी बातें आपके सामने कह दी। मेरा यदि आप लोग आजकल आपकी पीढ़ी तो बहुत सारे लोग जाकर के गूगल कर लेते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी मेरा परिचय इसी से शुरू होता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार में पैदा हुई, है ना। मेरे नाना जी लगभग 9 साल जेल में रहे, जितना उतनी बार तो नहीं जितना पंडित नेहरू रहे, लेकिन थोड़ा उनसे कम। और वो भी उतनी अच्छी खादी नहीं बना पाते थे जितने अच्छे पंडित नेहरू नहीं बना पाते थे, और मेरे नाना भी नहीं बना पाते थे, और दोनों को गांधी जी से डांट पड़ती थी। तो उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति गांधी जी के चरणों में दान कर दी थी। आप गूगल करेंगे तो मगन आश्रम है बिहार में, और मगन आश्रम पहला पूर्वी भारत में पहला आश्रम था जहां पर हरिजन बालिकाओं की शिक्षा प्रारंभ की गई थी और विधवाओं की शिक्षा प्रारंभ की गई थी। और जो तथाकथित उच्च जातियां होती हैं उनमें सबसे पहली विधवा जिसका पुनर्विवाह हुआ था वो मेरी स्वयं की नानी थी। तो ये इस प्रकार की मेरी पृष्ठभूमि है। तो मैं परिचय तो लोगों से है ही क्योंकि बचपन उन लोगों के साथ बीता है, लेकिन वही पैदा ही हुई हूँ। तो 1942 के बारे में, और आप इतिहास के विद्यार्थी हैं और मुझे विद्यार्थी मिलते हैं तो उनको थोड़ा पढ़ाने लग जाती हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी। पृष्ठभूमि को देखना इसलिए जरूरी है कि क्यों हम वहां तक पहुंचे। और सही कहा पालीवाल सर ने कि गांधी जी जैसे संत के मुंह से करो या मरो सुनना, जिनने अपना खुद ही सारी सुविधाएं त्याग करके कपड़े एक गरीब तमिल किसान के कपड़े, जो सबसे ज्यादा गरीब इलाका था भारत का, मदुरई के पास उन्होंने अपने वस्त्र त्यागे और वो कपड़े पहन के जो रहते थे, वैसे व्यक्ति कुटी में जमीन पर सोते थे, वैसे व्यक्ति को ऐसे शब्द बोलने की क्या जरूरत थी। तो अगर आप देखेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा, आप लोग सब चूंकि इतिहास के विद्यार्थी है, ये कहानी शुरू होती है, इस क्रोध की कहानी शुरू होती है साइमन कमीशन के आने से। और साइमन कमीशन जब भारत में आया और बात होने लगी कि भाई हम ये मानते हैं कि हम इस योग्य हैं कि हम अपने ऊपर अपने देश की देखभाल खुद कर सकते हैं। और मैं उन लोगों में से हूँ जो इस बारे में नेहरू जी से सहमत हूँ कि हम इस योग्य हैं कि हम अपनी देखभाल कर सकते हैं। तो नेहरू जी का बहुत मजाक उड़ाया विंस्टन चर्चिल ने, और उन्होंने कहा कि ये फूस के बने हुए लोग हैं, मैन ऑफ स्ट्रॉ। उन्होंने कहा कि घास फूस होती है ना, ये घास फूस के बने हुए लोग हैं, और ये क्या देश चलाएंगे और क्या बनाएंगे भारत को, ठीक है ना, इनको कोई पूछेगा नहीं। और शायद इसीलिए नेहरू जी ने शुरुआत में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को स्थापित करने की कोशिश की। तो जब ये बात शुरुआत में हुई तो साइमन कमीशन ने जो भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी और विचारक लोग थे उनकी सभी मांगों को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद लेकिन कुछ दिनों बाद, ये युद्धों के, दोनों युद्ध के अंतर का जो समय था, पहले विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने स्वयं गांव-गांव में जाकर अंग्रेजों के लिए युवाओं को कहा कि जाके युद्ध में लड़ो। कई लोगों ने उनसे कहा कि एक तरफ आप अहिंसा की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में अहिंसा की बात कर रहे हैं, चंपारण में अहिंसा की बात कर रहे हैं, और आप लड़कों को कह रहे हैं कि जाके अंग्रेज की सेना में भर्ती हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारा भारत का युवा, उसके अंदर कौशल आए अपने आप को हृष्ट पुष्ट करने का, वह अपने आप को हृष्ट पुष्ट कर सके, उसके अंदर साहस आए, उसके अंदर अभय आए। और जैसे आपने अभी कहा ना, वीणा पुस्तक धारिणी, तो वो है भयदाम नहीं है, वो अभयदाम है। वीणा पुस्तक धारिणी अभयदाम। तो जो भारत माता जिनकी कल्पना श्री अरविंदो ने की और जिसको पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिसको ग्रहण किया, वह अभयता है। और महात्मा गांधी का सबसे बड़ा जो गुण था वो उनका अभय था, उनको किसी चीज से डर नहीं लगता था। उनकी प्रार्थना सभा में 20 जनवरी को बम ब्लास्ट हो गया, फिर भी उन्होंने अपने पास इतने गार्ड नहीं रखे कि 30 जनवरी को उनको गोली ना कोई मार, है ना, ऐसे अभय थे। कोई कवच कुंडल नहीं धारण करते थे, कोई गार्ड नहीं रखते थे। तो उन्होंने कहा कि यह अभय पैदा करने के लिए, क्योंकि अहिंसा के लिए सबसे बड़ी जो चीज जरूरी है वो अभय है।
जब तक आप अभय नहीं होंगे तब तक आप अहिंसक नहीं हो सकते, क्योंकि भयभीत आदमी अहिंसक नहीं हो सकता। भाई जिसके पास कुछ है ही नहीं वो त्यागेगा ही क्या, है ना। तो अभय के लिए उन्होंने कराया। अब अंग्रेज इतने नाशुक्रे थे कि प्रथम विश्व युद्ध में मतलब भारत के लाखों लोगों ने जाकर के, सभी समाजों के युवाओं ने जाकर प्रथम विश्व युद्ध महात्मा गांधी की प्रेरणा से अंग्रेजों का साथ दे दिया कि चलो हम लड़ रहे हैं, हम आपके लिए, आप हमको प्रजा मानते हो, हम लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कोई किसी प्रकार की सुविधा, किसी प्रकार का जिसको हम कहते हैं कि कंसेशन अंग्रेज ने हमें नहीं दिया। और उसके नहीं देने के कारण 1917 से लेकर के 1937-38 तक, जब तक कि दूसरा विश्व युद्ध नहीं आया, बीच में आप देखेंगे कि कई आंदोलन हुए। सविनय अवज्ञा का आंदोलन उभरा, सत्याग्रह कई सारे उभरे, और सविनय अवज्ञा का आंदोलन जब रुक गया चौरी चौरा कांड के बाद, काकोरी कांड के बाद, तो आप ये देखिए कि महात्मा गांधी ने आंदोलन बंद नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्यक्तिगत आंदोलन किया। और आप ही के यहाँ की हैं बहुत ही विद्वान, अब नहीं रही, कोविड में चली गई, प्रोफेसर ऋचा मेहरोत्रा, उन्होंने जो व्यक्तिगत आंदोलन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह है, उस पर बहुत काम किया। और आप देखिएगा, आप लोग इंटरनेट पे खोजिएगा तो मिल जाएगा। वहाँ मध्य प्रदेश के गांव-गांव से आदिवासी, हरिजन और हर समाज के लोग सब निकल करके और अपनी तरह से सत्याग्रह करना शुरू कर दिए। देश भर के, मध्य प्रदेश में बहुत उनका गहरा इतिहास है। तो एक प्रकार से 20 वर्षों से भारत की जनता तैयार हो रही थी, और इस बीच में अंग्रेज द्वारा किया जाने वाला अपमान कभी नहीं हो रहा था, वो लगातार अपमान करता चला जा रहा। हमारे जो नायक लोग थे वो जो भी सुझाव देते थे उसको वो कर देते थे, रिजेक्ट कर देते थे। और विभाजन तो कर ही रहे थे, जो आपने अभी पालीवाल सर ने बताया, जिसमें कि राजे, रजवाड़े, राजे और नवाब, जिनको कि अंग्रेज को लगान दे करके और अपनी औकात बनाए हुए थे। आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे पहले स्वतंत्रता संग्राम में कई राजे रजवाड़ों के धोखे के कारण हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम बहुत बुरी तरह से फेल हुआ 1857 में। आपको सबको पता है, मध्य प्रदेश में ही सबसे बड़ा धोखा हुआ ग्वालियर में, आपको पता है। तो यह सब जो हमारे जो इतिहास है, उस इतिहास में ये अंग्रेजों की घालमेल से परेशान सब लोग हो गए थे। अब साइमन कमीशन जब वापस गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, आपको पता है। इस सब के बाद जब साइमन कमीशन वापस गया तो क्रिप्स नाम के, स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम के एक लेबर पार्टी के नेता थे, उन्हें भेजा चर्चिल ने। चर्चिल बहुत ही चतुर था, उसके जैसा लोमड़ कोई इतिहास में नहीं हुआ, और क्रूर भी था वो। लोग कहते हैं कि हिटलर क्रूर था, हिटलर का मुकाबला चर्चिल अच्छे से कर सकता था। अगर आप जानना चाहते हैं तो बंगाल का जो अकाल है उसके बारे में आप पढ़िए, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर यूट्यूब में है, आप लोग देखिएगा। बंगाल का अकाल, आप दहल जाएंगे देखकर कि चर्चिल ने क्या किया। मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि वो अभी विषय से संबंधित नहीं। तो चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को यहाँ भेजा और उसने ये कहा कि तुम जाकर के वो बात करो कि अभी हमें युद्ध में सहयोग दे दें, और युद्ध समाप्त होने के बाद हम भारत को एक मतलब आजादी कुछ कंडीशंस के साथ दे देंगे। अब ये कब तक आप ये करते रहोगे? जो युद्ध हमारा 1857 से तैयार हुआ, उसको लेकर के आपको 1937 में आकर के इतने साल के 80 साल तक के आप यही हमें घुमाते रहोगे। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो स्वतंत्रता संग्रामी पार्टी थी, वह ये राजनीतिक पार्टी नहीं जो आज दिखती है, वह एक स्वतंत्रता संग्रामी आयोजन था। उस सम्मेलन ने यह कहा कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, और उसमें बहुत सारी और चीजें थी। आपको पता है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन करने की चेष्टा की गई थी, इसका भी विरोध सबने किया था। लेकिन 2-3 पार्टियों ने उनको सहयोग दे दिया। एक तो राजाओं नवाबों ने उनको सहयोग दे दिया, जो यहाँ के अधिकारी थे उन्होंने सहयोग दे दिया, जो ब्रिटिश राज के अधिकारी थे, जिसमें एक सेवा में मैं भी हूँ, एक सेवा में सर भी हैं जो उसी के वंशज हैं। इंडियन इंपीरियल पुलिस, बाद में इंडियन पुलिस सर्विस हो गई, इंडियन सिविल सर्विसेज, बाद में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई, इस प्रकार से। तो ये सारे लोगों ने जो है विरोध उनका, इन सारे लोगों ने कहा कि नहीं हम अंग्रेज के साथ हैं। उसमें जो वाइसरॉय की प्रिवी काउंसिल थी, आप देखिएगा उसमें सदस्य कौन कौन है, आपकी आंखें फट जाएंगी देख के। बहुत सारे लोग जो आज आदर्श बन के घूमते हैं वो वाइसरॉय की प्रिवी काउंसिल में थे, और उन्होंने भी कहा कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अभी हमें मतलब थोड़ी सी पानी मिली हुई, शक्कर मिली हुई आज़ादी चलेगी। और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा,
हिंदू महासभा और मुस्लिम, जब सभी जगह सरकारों ने फिर ये तय हुआ कि सब जगह जो सरकारें जीती हुई थी चुनाव में, 1939 में चुनाव हुआ था लेजिस्लेटिव असेंबली का डोमिनियन स्टेटस के अंदर, तो वो सारी की सारी इस्तीफा दे देंगी। सबने इस्तीफा दिया, लेकिन सिंध, बंगाल आदि कई जगहों पे जहां पर मुस्लिम लीग की सरकार थी वहां पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मुस्लिम लीग की सरकार ने उस समय, उससे पहले लाहौर कांग्रेस हुई थी, आप नोट कीजिएगा, उसमें लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें पाकिस्तान का डिक्लेरेशन उन्होंने किया था। और सिंध की सरकार, सिंध में सबसे पहले सिंध की असेंबली में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ था। आज 14 अगस्त के संदर्भ में ये बात मैं ये इसको बीच में क्षेपक के रूप में ला रही हूँ। और उस समय उनके साथ सहयोगी में हिंदू महासभा थी। हिंदू महासभा चुप रही, कुछ बोली नहीं, लेकिन वहां ये रेजोल्यूशन पास हो गया, तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने का तय किया। बंगाल में हिंदू महासभा के नाम से, हिंदू महासभा के साथ मुस्लिम लीग नहीं होकर के एक पार्टी थी जिसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी। क्या आप लोगों ने मौलाना फजलुल हक का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो फजलुल हक के बारे में भी आप लोग पढ़िए। पाकिस्तान के आदि निर्माताओं में सिर्फ जिन्ना नहीं है, फजलुल हक भी है। और उस वक्त जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ हिंदू महासभा बंगाल के चीफ थे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने अंग्रेजों का सन 42 में अत्याचार देखा, तब वे तुरंत उन्होंने वो सरकार छोड़ी और उन्होंने महात्मा गांधी के पक्ष में कहा कि ये जो हो रहा है, अंग्रेज जो रिप्रेशन कर रहा है, वो बहुत ही भयानक है और ये नहीं होना चाहिए। तो हमें उस समय के इतिहास को देखना पड़ेगा कि वो एकदम सीधी रेखा में नहीं है। जैसा कि आपने कहा ना कि सरल सूत्र उलझाओ निकले तीनों बंदर बापू के, तो ये सरल सूत्र उलझे हुए थे कि शुरू में हिंदू महासभा यदि साथ थी तो उसमें डॉक्टर कहीं चली, सिंध में तो साथ रही, लेकिन बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा से विद्रोह कर दिया, उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने बाद में अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम भारतीय जनसंघ रखा, वो बाद में बनाई। लेकिन उन्होंने, ऐसा नहीं था कि सब लोग ऐसे साथ थे, बिल्कुल ब्लाइंडली साथ थे। कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस के महात्मा गांधी से कोई कमतर नहीं थे नेता, जिनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा कि नहीं नहीं, हम आजादी के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। ठीक है, एक मुद्दे पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा छोड़ दी, एक मुद्दे पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस छोड़ दी। तो ऐसे बहुत सारी सूत्र उलझे हुए उसमें आपको मिलेंगे, लेकिन जो मूल सवाल है वो मूल सवाल ये है कि लगातार बातचीत करते हुए, लगातार शोषण भारत का होते हुए, हमारे अनाज को ले जाकर के पश्चिमी अफ्रीका के अपनी सेनाओं को खिलाकर बंगाल में अकाल कराने वाले उस अंग्रेज शासन का विरोध करना बहुत जरूरी था। और इसलिए महात्मा गांधी ने उनसे काफी चर्चा करने की बात हो गई थी, बहुत हो गई थी। उसका बाद उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया। 8 अगस्त की रात को उन्होंने कहा कि अंग्रेजों, भारत छोड़ो, और लोगों से कहा कि अब तुम्हारे लिए हमारा ये कहना है कि करो या मरो। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि 8 अगस्त को ही रात में महात्मा गांधी समेत संपूर्ण नेतृत्व उठा लिया गया। हमारे देश का जो सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम में जो सबसे बड़े भयानक रोल है, वह हमारे जो अपने देश के लोगों का है, वो है जो वो लोग जो नौकर होना पसंद करते हैं। जलियांवाला बाग में लोगों को मारने के लिए बंदूक किसने उठाई थी? एक डायर था ना जी। बाकी जो लोग थे सिपाही, वो कौन थे? अपने ही थे ना, अपने ही थे। और बैसाखी मनाने वाले निर्दोष स्त्रियों पुरुषों को उन्होंने ढूंढ डाला था, है ना। इसी प्रकार से सन 42 में उसी तरह से हमारे सारे नेतृत्व को उठा लिया गया। इसका लेकिन एक बड़ा उचित प्रतिफल निकला। वो एक मैं यहाँ सब जो लोग बैठे हो, आप बच्चों, इसके ऊपर आप पढ़ना, आपको अद्भुत आनंद आ जाएगा। इसका प्रतिफल ये निकला कि कई वर्षों से महात्मा गांधी इस चेष्टा में थे, अपनी पत्नी को बार बार आगे करके, कि स्त्रियां स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भाग लें। लेकिन ये सन 42 में रात में जो सब गिरफ्तार हो गए, तो उनका भाषण ही पढ़ने के लिए कस्तूरबा को जाना पड़ा, और कस्तूरबा ने महात्मा गांधी का भाषण दिया। और यह जो शब्द करो या मरो है, यह शब्द महात्मा गांधी ने नहीं, कस्तूरबा ने ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब हम अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, वहां के मंच से कस्तूरबा ने कहा। उसके तुरंत बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वो अपनी मृत्यु को ही गई। अगले 1.5 साल के अंदर वो चली ही गई। लेकिन इस पूरे देश भर में स्त्रियों को, जब पुरुषों को पकड़ पकड़ के जेल में भर दिया गया,
हर जगह छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जगहों पे लोग खड़े हो गए। और आप सोचिए कि क्या क्या मन रहा होगा लोगों का। कोई सोशल मीडिया नहीं था बच्चों, कोई कम्युनिकेशन ऐसा नहीं था कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, आप लोग तो ग्रामवासी हो, इंस्टाग्राम पे रहते हो, है ना, लेकिन उस समय के ग्रामवासी के पास इंस्टा नहीं था और सबको खबर लग गई और लोग बाहर निकल पड़े। कई जगह हिंसा भी हुई, कई जगह नहीं भी हुई, हमेशा हर तरह की चीजें होती हैं। और आप ये समझिए 73 साल की मातंगिनी हाजरा, वह गई कहाँ, मुझको मालूम है मातंगिनी हाजरा के बारे में, नाम नोट करो, पढ़ना उनके बारे में। 73 साल की थी, उनको बूढ़ी गांधी बोलते हैं। वो गई थाने के ऊपर में झंडा फहराने, थानेदार जो कि हिंदुस्तानी ही था उसने रोका, सिपाही ने रोका, वो नहीं रुकी, वो वंदे मातरम करते हुए तिरंगा झंडा लेकर गई और तिरंगा झंडा को हाथ में लिए लिए 3 गोलियां खाकर मातंगिनी हाजरा वहीं ढेर हो गई। ऐसे ही आसाम की कनकलता 17 वर्ष की थी, उसको भी थाने पे झंडा फहराने के नाम पर वो गई और उसको भी गोली मार। कई लोगों को ऐसे कई कहानियां, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, और ये सारी औरतें, स्त्री वर्ग पूरा उभर कर आ गया। तो सन 42 की क्रांति का जो सबसे बड़ा फायदा हमको हुआ, अंग्रेज तो हिल ही गया और उसने यह सोचा कि भाई ये इतने बिना किसी के और इतनी भयंकर स्थिति हमने कर दी कि इनका चावल चुरा के हम भाग रहे हैं, इसके बावजूद ये आकर के सड़क पे भूखे प्यासे हमारे विरोध में खड़े हो गए, तो वो घबरा ही गया। लेकिन स्त्रियां, उन्हें ध्यान हो गया कि ये देश हमारा है। जो स्त्री अपने घर में थी, ये घर हमारा है, देश तो पुरुषों का है, लड़ने के लिए तो पुरुष जाएंगे, मरने के लिए पुरुष जाएंगे, देश तो हमारा नहीं, देश पुरुषों का है, घर हमारा है। उनके लिए वह घर इस देश के अंदर उपस्थित हो गया, यह देश उनका घर हो गया और इस देश के लिए वो मरी, वो लड़ी। उन्होंने जो पहला रेडियो स्टेशन भारत का बना, उषा मेहता का नाम गूगल करना, वो भी एक महिला थी जिन्होंने की, उषा मेहता गुजराती महिला थी, उन्होंने पहला रेडियो स्टेशन, और उन्होंने कहा भारत में कहीं पर, फिर बाद में उनको खोजने लगे लोग, तो उन्होंने कहा धरती पर कहीं पर, कुछ 42.67 ऐसा कुछ मीटर वेव था और उस पे वो कहती थी कि भारत में कहीं पर, देश पर, दुनिया में कहीं पर, वैसे करती थी। अरुणा आसफ अली उन्होंने भी किया। तो इस तरह महिलाओं का एक पूरा का पूरा सशक्तिकरण एकजुट में अंग्रेजों की दुष्टता के कारण यहाँ 42 क्रांति के दौरान हो गया। तो ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। एक दूसरा फायदा जो भारत के लिए नहीं विश्व के लिए हुआ कि लोगों को विश्व भर में जो संघर्षशील लोग थे, चाहे वो साउथ अफ्रीकी देशों में थे या साउथ अमेरिकन देशों में थे या कई पूर्वी यूरोप के देशों में थे, उन्हें लगा कि जनता के सैलाब को खड़ा करके उत्पीड़न को भगाया जा सकता है, शोषक को डराया जा सकता है, हथियार से भरे हुए लोगों को निहत्थे लोगों द्वारा डराया जा सकता है, क्योंकि इतनी संख्या थी कि जेल भर गए। फिर उन्होंने कहा कि भैया अब स्कूलों में भर दो लोगों को, कॉलेजों में भर दो लोगों को, सारा भारत खड़ा हो गया। तो वो 55 और देश, भारत को 5 वर्ष और लगे लगभग आजादी मिलने में, 55 और देश 10 वर्ष के अंदर आजाद हुए इसी माध्यम से। नेल्सन मंडेला के बारे में आप जानते ही हैं, उनके अलावे और भी बहुत सारे लोग हैं, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, पैट्रिस लुमुम्बा आदि लोगों के बारे में। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा ये हुआ। दुर्भाग्यवश इसी दौरान जो सिंध की असेंबली में पास हुआ पाकिस्तान रेजोल्यूशन, उसके और अंग्रेजों को जिन लोगों ने साथ दिया उनका पृष्ठपोषण लगातार अंग्रेज करते रहे और उनकी संख्या अपने हिसाब से बढ़ती रही। कई लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने कहा कि बंगाल को एक अलग राष्ट्र बना दो, पंजाब को एक अलग राष्ट्र बना दो, मतलब अलग अनेक प्रकार के अलग राष्ट्र बना दो, भाषाओं पे राष्ट्र बना दो, धर्म पे राष्ट्र बना दो। और अंग्रेज के लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि आप वो ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने क्या रास्ता निकाला, एक रैडक्लिफ साहब जो लंदन में बैठे थे, उनको भारत का एक नक्शा दिया। वो कभी भारत नहीं आए थे, कि रैडक्लिफ साहब ने नक्शा लिया, एक कलम ली और नदियों के किनारे किनारे और जहां ऊंची जगह थी उनके किनारे किनारे, अब रैडक्लिफ साहब की क्षमा याचना का एक वीडियो है, आप उसको देखिएगा यूट्यूब पर, वो भी बड़ा मजेदार है। कि रैडक्लिफ ने सिरिल रैडक्लिफ, CYRIL रैडक्लिफ ने, रैडक्लिफ लाइन कहलाती है ना भारत पाकिस्तान के बीच की लाइन, वो लाइन उन्होंने वहां बैठ के खींची और अब वो पूरे भारत के लोगों से क्षमा प्रार्थना कर रहे थे, मरने से पहले मर गए। तो वो रैडक्लिफ साहब जो हैं उन्होंने वहां बैठकर किया और इसके पीछे खेल सिर्फ ये था
कि ऐसे बीच से काट दो कि आंगन के बीच से लाइन निकल आए। और आंगन के बीच से जब लाइन निकलेगी और जब दोनों तरफ से माहौल को गर्म किया जाएगा, और कई सारे मूर्ख लोग, आज बहुत मूर्ख लोग हैं जो पढ़ते नहीं हैं, मूल स्रोत नहीं देखते, और किसी ने कुछ सुना दिया है तो सुन लेते हैं और उसको मान लेते हैं। ऐसे कई लोग हैं, कथा सुन लेते हैं तो बोलते हैं यही सही है, ठीक है। ये नहीं जानते कि भगवान राम का पराक्रम क्या था। कुछ भी कहानी बता सकता है सामने वाला कि आप ये वाला फूल चढ़ा दो इस पे तो भगवान राम रात में शाम में आपके घर पे आ जाएंगे, जैसे कि भगवान न हुए आपके लिए कार्यकर्ता हुए, है ना। इस प्रकार से लोग करते हैं ना, कई सारे लोग। तो मूल स्रोत जब आप पढ़ोगे, जब देखोगे, तो आप देखोगे कि कितनी चतुराई से, कितनी चालाकी से उन्होंने ऐसे औजारों का इस्तेमाल किया कि आपके आंगन के अंदर विभाजन। और पहले से नाराजगी तो थी, ऐसी बात नहीं है कि पहले से नाराजगी नहीं थी, एक इतिहास नहीं था। 1857 में जो एकता थी उसको तोड़ने के लिए धीरे 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 राजे रजवाड़ों, नवाबों और अंग्रेजों ने मिलकर के काफी काम किया था, बहुत मेहनत की थी। और उस मेहनत का प्रतिफल तब मिला जब आपने 1947 में हमारी जो आज़ादी मिली, वो आज़ादी हमारी, जिसको हमने भारत माता कहा, उस भारत माता के अंग कट जाने से हुआ। उससे भी ज्यादा भयानक हुआ कि उनके बच्चों का कत्लेआम हुआ सीमा के दोनों तरफ। और यही सबसे, ये जो एक दंश है, जो एक बहुत बड़ा उत्सव होता, सावन भादो का महीना भारत में उत्सव का महीना होता है, घोर गर्मी के बाद मोर नाचते हैं, इस उत्सव के माहौल में हमारे लिए लगातार शोक रहा। और वही महात्मा गांधी जिन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, उन्होंने इस आजादी को स्वीकार नहीं करते हुए, इस विभाजन को स्वीकार नहीं करते हुए चले गए कहाँ? नोआखाली बिहार गए, और बिहार से फिर नोआखाली चले गए। बिहार इसलिए गए क्योंकि बिहार में मूर्ख हिंदुओं ने मुसलमानों के घर जलाए थे, और नोआखाली में मूर्ख मुसलमानों ने हिंदुओं के घर जलाए थे। और वहां जाकर वो पैदल चल रहे थे, जिस समय आजादी वहां मिल रही थी और दुनिया भर से बधाइयां आ रही थी, वह व्यक्ति जिसने ये सारा माहौल खड़ा किया था वह वहां पैदल चल रहा था। तो हमारे लिए क्या आवश्यक है? अब बस 1 मिनट में एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। हमारे लिए ये आवश्यक है कि जैसे औरतों को पता चला, उनके पुरुषों के गिरफ्तार बेटे और भाइयों और पतियों के गिरफ्तार हो जाने के बाद उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान हमारा है, ये भारत देश, हम इसकी मालिक हम भी हैं, ऐसे ही हमको भी पता होना चाहिए। हमको ये पता नहीं है, हम पता नहीं किसको अपना मानते हैं, इस देश को अपना नहीं मानते, खूब प्रेम करना चाहते हैं, इधर उधर प्रेम वेम करके पुलिस के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, देवेंद्र भैया भी नाराज हो जाते हैं, है ना। और ये सब चक्कर पड़ के हम प्रेम, सबसे सुंदर उदात्त प्रेम हो सकता है तो अपनी माँ से, और वह माँ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है ना। तो लंका भी सुंदर सी थी, तो भगवान राम को लक्ष्मण ने कहा कि कितनी सुंदर है सोने की लंका, अयोध्या बनाते बनाते हमारी जिंदगी निकल जाएगी, अपन यही रह जाते हैं दादा। तो उन्होंने, दादा ने क्या बोला, किसको पता है? अपि स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मम न रोचते। यह स्वर्णमयी लंका होगी पर मुझे नहीं रुचती, जन्म जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो पहली लाइन हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे अपन कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम। अरे वसुधैव कुटुंबकम तो आखिरी में आता है, पहले है अयम निजं करोवेति गणानां लघुचेतसाम। पहले पुराने पार्लियामेंट के बाहर लिखा हुआ था, यद्यपि किसी एमपी ने उसको पढ़ा नहीं, पढ़ा होता तो देश दूसरे तरीके से चला होता। अयम निजं करोवेति, ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटे मन के लोगों का काम है ना। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कुछ लोग उदार चित्ता नाम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा मन है, यह इस राष्ट्र की जो पुरानी विशाल भाती है, जिसको लेके दुनिया पागल हुई रहती है। मैं पूरी दुनिया में जाती हूँ, प्रोफेसर मिश्रा ने मुझसे कहा कि आप ये जरूर बोलिएगा कि आप जब बाहर जाती हैं, मुझे पूरी दुनिया, 150वीं जयंती में पालीवाल सर लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए, मैं तो सिर्फ बोलना जानती हूँ, तो मुझे गांधी जी की पौत्री ने बुलाया कस्तूरबा गांधी पर बोलने के लिए साउथ अफ्रीका, और वहाँ 150 लगभग देशों के लोग थे। तो कई लोगों को लगा कि इनसे बात की जा सकती है, तो मुझे लेकर उन लोगों ने कई देशों में बुलाया। मैं दुनिया में जाती हूँ, युवाओं के अंदर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, विशेषकर महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए पागलपन है। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे कि भाई स्विट्जरलैंड में
थाईलैंड में और अब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी से क्यों पागलपन होना चाहिए? पागलपन इसलिए कि उनके देश की टेम्परेचर बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। आपसी लोगों का तनाव तो छोड़ दो, वायुमंडल का तनाव बढ़ रहा है, वायुमंडल में गर्मी आ रही है। और वो जब खोजने जाते हैं कि इसके जीवन शैली में क्या सुधार करें, तो महात्मा गांधी के वचन उनको मिलते हैं कि सादा जीवन जियो, अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम करो, अपने लालच को थोड़ा सीमित करो, है ना। क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पूरी धरती पर हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक व्यक्ति के लोभ के लिए पर्याप्त नहीं है। महात्मा गांधी का ये वचन है ना कि इस धरती पर हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक व्यक्ति के लोभ के लिए पर्याप्त नहीं है। कोई 37 माले के महल को 38 माले का महल बनाना चाहेगा बम्बई में, तो आप यहाँ पागल होते रहेंगे। तो मेरा कहना है कि यह आपका देश है या नहीं, यह आपका प्रदेश है या नहीं, यह आपका शहर है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी आप उठाओगे कि नहीं। कोई अंग्रेज यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अशिक्षा, मूर्खता ये अभी भी भरी पड़ी है। हम निकलते हैं, हम गौ माता करते, वो बेचारी पॉलीथीन रोड पे खाती थी, हम उसके लिए कभी चिंता करते हैं क्या? हमारे जीव जंतु पशु कृषक ये चिंता करते हैं क्या? हम सब लोग कैसे एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? मैंने तो बचपन में ही नानी ने हम लोगों को गुट्ठी में पिला दिया कि जो चीज हस्तकरघा पे नहीं बना है वो तुम्हें नहीं पहनना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ खादी पहनते हैं। अच्छी अच्छी खादी मिले, कितनी पतली है मलमल की, सिर्फ और सिर्फ खादी पहनते हैं हमारे खानदान में सभी लोग, क्योंकि हमारा तो ये संकल्प है। क्या आप ये संकल्प ले सकते हो? क्या आप जब भी कुछ खरीदने जाते हो तो ये प्रश्न अपने आप से पूछो कि इस मेरे खरीदने से किसको लाभ हो रहा है? भारत के उस संघर्षशील श्रमशील जन को लाभ हो रहा है, या किसी ऐसे व्यक्ति को लाभ हो रहा है जिसके 37 माले के घर पे मैं 38वां माला बना रहा हूँ? यह हमको सोचना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपका देश है और देश समाज के अलावा कुछ नहीं है ना। आप लोगों को बागपत का आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बहुत लोग देखते नहीं है, कुछ विषय देखते हैं, कुछ देखते नहीं है। पंडित नेहरू गए बागपत में भाषण देने प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो वहां की जनता ने कहा भारत माता की जय। तो उन्होंने कहा मैं तब बोलूंगा जब तुम मुझे बताओ कि भारत माता कौन है। तो उन्होंने कहा, वो चित्र लगा के रखते थे, ये लोग वंदे मातरम गाते थे हर मीटिंग के पहले कांग्रेस वाले, तो वो दिखाया कि ये है भारत माता। बोले नहीं, क्या यही है भारत माता? नहीं। तो बोले ये धरती है भारत माता। अच्छा ठीक है, तो ये पेड़ भारत माता नहीं है? तो बोले है। और ये बकरी जो चल रही है वो गाय? बोले हाँ वो भी है। और तुम? बोले हाँ। हर व्यक्ति, हर कुछ जो इस धरती पर है, इस भूभाग पर है, वह भारत माता है। और हम जब भारत माता की सेवा करेंगे, और हम जब भारत माता की सेवा करेंगे तो हम यह सोच विचार कर करेंगे। बकरी और हम 50 लाख साल पहले एक ही जैसे थे, वन में चलते थे, है ना। हम भी और आप भी 50 लाख साल नहीं, मान लो 5 करोड़ साल पहले, छोड़ो 5 करोड़ साल, कुछ लोग यहाँ कहीं होंगे जूलॉजी वाले झगड़ा करेंगे मुझसे, तो 5 करोड़ साल पहले हम भी पेड़ पर कूदते थे, वो पेड़ के नीचे चलती थी। बकरी वहीं पर है। हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा 1.25 किलो का यहाँ एक बुद्धि है, ब्रेन है, जिसको लेके हम यूज करते हैं। तो उसका इस्तेमाल करो और उसका इस्तेमाल भारत माता की उचित सेवा के लिए करो। जय हिंद।